आपका डाउटनट पर। बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार याद दिला देता हूं। इस अध्याय में हम आकारिकी देख रहे थे, यानी हमने कहीं ना कहीं एक पुष्पीय पादप के कई सारे भाग देखे थे, जिसमें हमने जड़ देखी थी यानी मूल देखी थी, हमने तना देख लिया, हमने पत्तियां देख ली, हमने पुष्प देख लिया। ठीक है, अब आज हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे फल के बारे में। ठीक है, फल पढ़ेंगे, फल कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा लास्ट में क्विज, और क्विज केवल वही बच्चे अटेंड कर पाते हैं जो पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं। ठीक है, आइए बेटा जी, यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? फलों के बारे में, यानी फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, अब ये देखिए बहुत सारे फल हैं, बड़े अच्छे अच्छे फल हैं। ये देखिए, ये हमारा अनानास है, ये हमारी स्ट्रॉबेरी है, ये हमारी नाशपाती है, और मेरे को तो सबसे अच्छा ये लग रहा है डांस करते हुए, कौन सा हमारा? ढिचकुम ढिचकुम, कौन? केला। और ये आखिरी में हमारे क्या? अंगूर। ठीक है, तो बेटा जी बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में? फलों के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में? फल। देखिए, फल यानी फ्रूट, सबसे पहली बात बनता कैसे है, यही पूछेंगे ना, कौन बनाता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की। ठीक है, जिसमें पुष्प होते हैं। सपोज ये हमारा जायांग है, ठीक है, ये हमारा पुष्पासन था, और ये हमारा पुमंग है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से जानते हैं इस पुमंग में ये जो पराग कोश है, इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण होते हैं ना, और परागकणों के अंदर कौन होता है? नर युग्मक। ठीक है, ये मान लेते हैं यहां पर ये परागकण निकले। चलो जी, ये पराग कोश जो है ये फटेगा। जब ये फटेगा, फटने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्फुटन। क्या बोलते हैं? स्फुटन, स्फुटन। ठीक है, तो ये परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो इसके अंदर कौन है बेटा जी? परागकण है, ये निकलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हवा आई, हवा चली, जिसके कारण ये परागकण यहां से यहां आ गए। चलो जी, अब ये प्रक्रिया जो होती है क्या, कौन सी प्रक्रिया? परागकणों का परागकोश से निकलकर जायांग या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है बच्चों? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? परागण। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है जो आपने याद रखनी है, क्या? सबसे पहले क्या? परागण होगा, यानी पॉलिनेशन होगा। अब जब आप 12वीं कक्षा में आएंगे तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, स्व परागण, पर परागण। ठीक है, कई सारे परागण के प्रकार पढ़ेंगे। कौन लेकर आता है? कीट लेकर आते हैं, पक्षी लेकर आते हैं, घोंघा लेकर आता है, हवा लेकर आती है, जल लेकर आता है, अलग अलग नाम होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलना कि यहां से भैया ये परागण हुआ है, ये जो परागकण है, परागकण, ये ना कई बार शब्द कंफ्यूज कर देते हैं। जो संरचना बनी है किसके अंदर? परागकोश के अंदर, उसका नाम है परागकण, यानी पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये परागकण या तो हवा के द्वारा, हम मान के चल लेते हैं यहां पर हवा चली और ये परागकण यहां से पहुंच गए हैं इस वर्तिकाग्र पर। प्रक्रिया का नाम क्या है? परागण। चलो जी, क्या हो गया? परागण हो गया। अब क्या होगा? अब आगे चलने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, ये कौन था? ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर होता है बेटा जी कौन? बीजांड। याद रखना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनना। कौन होता है? बीजांड होता है। हमने जब वनस्पति जगत पढ़ा था तो डिटेल में पढ़ा था, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ये बीजांड है। ठीक है, अब क्या होगा साहब? ये परागकण जो यहां पर आ चुका है, इसका क्या होएगा? अंकुरण होएगा, यानी पराग कण अंकुरित होगा, और जब ये अंकुरित होएगा तो इसमें से निकलेगी पराग नलिका। ठीक है, किसका निर्माण होएगा बेटा जी? पराग नलिका का। चलो जी, ये पराग नलिका निकली। अब ये पराग नलिका क्या लेकर आ रही है? हम जानते हैं परागकण जो होते हैं उनके अंदर होते हैं क्या?
युग्मक। कौन? नर युग्मक। ध्यान से सुनना, क्या ये जो परागकण है इसके अंदर कौन है बेटा जी? नर युग्मक है। ठीक है, ये परागकण जब अंकुरित होगा तो क्या निकलेगी? पराग नलिका निकलेगी। और ये पराग नलिका जो निकली है ये क्या लेकर आ रही है? नर युग्मक लेकर आ रही है। ठीक है, अब ये पराग नलिका आ रही है, आ रही है, आ रही है, आते 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 घुस गई। किसके अंदर घुस गई? बीजांड के अंदर। ये कौन था? बीजांड था। अब बीजांड के अंदर घुस गई है। अब बीजांड में क्या मिल रहा है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे और मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस बीजांड के अंदर एक संरचना होती है जो मैंने आपको याद करिए बताई थी। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। उसका नाम था भ्रूण कोश। याद आ रहा है? इस भ्रूण कोश में मादा युग्मक है। क्या है बेटा जी? इस भ्रूण कोश में कौन है? मादा युग्मक है। ठीक है, अभी के लिए सिंपल तरीके से समझना। भ्रूण कोश के अंदर कौन? मादा युग्मक। पराग नलिका क्या लेकर आ रही है? नर युग्मक। पराग नलिका अंदर घुस जाएगी बीजांड के अंदर। किसमें? इस भ्रूण कोश में घुस जाएगी और छोड़ देगी क्या? नर युग्मक। जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। परागकोश ने उत्पन्न किए परागकण, ये परागकण या तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा या किसी भी जंतु के द्वारा यहां लाए गए वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जब ये आए तो प्रक्रिया हमने बोली क्या हो गई है? परागण हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है। ये पराग कणों के अंदर, किसके अंदर? पराग कणों के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर है नर युग्मक। कौन है बच्चे? नर युग्मक है। पराग कण होंगे अंकुरित, क्या बनेगी? पराग नलिका। अब आप में से कईयों के बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैं जानता हूं, सर पराग कण कैसे अंकुरित होंगे? कौन अंकुरित कराएगा? ये पराग नलिका कैसे नीचे आएगी? बहुत सारे होंगे ना जो अभी काम के नहीं है इस अध्याय में, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला। ये 12वीं कक्षा में आएंगे कि कौन उत्तरदायी होता है पराग कणों के अंकुरण के लिए, कैसे ये पराग नलिका नीचे आएगी, कैसे इस पराग नलिका को पता लगेगा कि यहां जाना है, वो सब कुछ 12वीं कक्षा में आएगा, है ना। अभी के लिए इस अध्याय में जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो बस इतना सा कि पराग कण अंकुरित हुए, जिनके अंदर थे नर युग्मक। पराग कण जब अंकुरित हुए, उनके पराग नलिका जब निकली है, तो पराग नलिका क्या लेकर आ रही है? जरा सोचिए, ये पराग कण था जिसके अंदर नर युग्मक है। ये पराग कण जब अंकुरित हुए तो क्या निकली? पराग नलिका। और ये पराग नलिका ये नर युग्मक को लेकर आएगी। अब ये पराग नलिका आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, किसके अंदर घुस गई? बीजांड के अंदर। किसमें? भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश में कौन बैठा है? मादा युग्मक। अब जरा सोचिए, अंदर आ गए हैं नर युग्मक और कौन बैठा है? मादा युग्मक, है ना। अब जरा सोचिए, दोनों का क्या होगा? संलयन हो जाएगा। अब साहब जब संलयन हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप बनेगा युग्मनज। और ये युग्मनज आगे चलकर बदलेगा किसमें? भ्रूण में। किसमें बदल जाएगा बच्चों? भ्रूण में। ठीक है, फाइनली अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे। अब इसके बाद क्या आएगा? यहां तक तो चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से सुनना। जैसे ही निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, या युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बना देता है। अब इसके बाद क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। अब इसके बाद देखिएगा क्या क्या हो रहा है। ये झड़ जाएगा। कौन झड़ जाएगा? कौन खत्म हो जाएगा? पुमंग, यानी पुंकेसर खत्म। उसके बाद देखिएगा, और मैं क्या खत्म कर रहा हूं? ये वर्तिकाग्र खत्म। अब सारा खत्म हो गया है इसमें ना। ये वर्तिकाग्र खत्म हो गई है। कौन खत्म हो गई है? वर्तिकाग्र खत्म हो गई है, वर्तिका खत्म हो गई है, और केवल रह जाएगा क्या? अंडाशय। आई लाइन समझ में क्लियर है? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, केवल क्या रह गया है? अंडाशय। बताएं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? लिख दूं यहां पर। अब निषेचन के बाद, ध्यान से सुनना, निषेचन के बाद पुमंग। कौन बेटा जी?
पुमंग। अच्छा यहां पर वो भी तो होंगे, कौन बेटा जी, बाह्य दल भी तो होंगे और दल भी होंगे ना, तो पुमंग दल और बाह्य दल, पुमंग दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा जायांग के वर्तिकाग्र और वर्तिका, जायांग के पर्टिकुलरली कौन, वर्तिकाग्र और वर्तिका सूख कर, ध्यान से सुनना, सूख कर झड़ जाते हैं, सूख कर झड़ जाते हैं। अब आप मुझे बताएं क्या रह गया, केवल अंडाशय रह गया है। केवल कौन रह गया है, अंडाशय रह गया है। तो पांचवा बिंदु हम क्या बोलेंगे, केवल अंडाशय बच जाता है। 15 वालों देख लीजिए, सब कुछ खत्म कर दिया, कब, निषेचन होने के बाद में, सब कुछ पुमंग खत्म कर दिया, दलपुंज खत्म हो गया, बाह्य दलपुंज खत्म हो गया, जायांग का या स्त्री केसर का वर्तिकाग्र खत्म हो गया, वर्तिका खत्म हो गया, सब कुछ सूख साख गया और झड़ गया। केवल क्या रह गया, अंडाशय। और उस अंडाशय के अंदर कौन रह गया, ये बीजांड। अब आप मुझे बताएं, क्या ये बीजांड निषेचित बीजांड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बीजांड कैसा कहलाएगा, बीजांड में क्या हो चुका है, निषेचन। तो मैं इस बीजांड को क्या बोलूंगा, निषेचित बीजांड, जिसके अंदर कौन मिल रहा है, भ्रूण मिल रहा है। बताएं बालक, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, अब क्या होएगा, अब आप बोलेंगे सर अब क्या होएगा, अब देखिएगा। अच्छा, केवल अंडाशय बच जाता है जिसमें, एक और लाइन लिख देता हूं, जिसमें निषेचित बीजांड मिलता है। पूरी लाइन लिखेंगे हम, क्या, कि भैया केवल अंडाशय बच जाता है और उस अंडाशय में क्या रह जाता है, निषेचित बीजांड मिलता है, खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप फिर बोलेंगे सर अब क्या होगा, है ना, बार बार यही बोलेंगे सर अब क्या होगा। लो जी, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा बेटा जी, पादपों के अंदर ना, ध्यान से सुनना, हमारी 11वीं कक्षा में ही एक अध्याय है, ध्यान से सुनना, हमारी 11वीं कक्षा में एक अध्याय है। जब हम पादपों की क्या देखेंगे, शारीरिकी देखेंगे, तो उसमें 5 अध्याय आएंगे। कौन कौन सा, पादपों में परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, है ना, और एक अध्याय है पादप वृद्धि और हार्मोन्स। ठीक है, तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि एक प्लांट के अंदर, एक पेड़ के अंदर समस्त कार्य जो होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं कौन, हार्मोन्स। क्या बोला मैं, वापस से सुनना, क्या बोला, एक पेड़ के अंदर, एक प्लांट के अंदर जो भी कार्य होते हैं उनको नियंत्रित कौन करते हैं, उनके अंदर मिलने वाले कौन, हार्मोन्स। ठीक है, अब यही प्रश्न आपका ये होगा कि सर हमारे अंदर कार्य कौन नियंत्रित करता है। हमारे अंदर 2 चीजें मिलकर कार्य करती हैं, एक होता है हमारा तंत्रिका तंत्र और एक होते हैं हमारे अंदर हार्मोन्स। ठीक है, तो याद रखना, हमारे अंदर 2 चीजें मिलकर हमारे शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी जंतुओं में जितने भी कार्य हो रहे हैं शरीर में, कौन नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। लेकिन पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं जो पादप के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला यहां पर, ये होने के बाद अब एक पादप में हार्मोनल गतिविधियां होंगी। क्या बोला हमने, अब हार्मोनल गतिविधियां होंगी। आप बोलेंगे हार्मोनल गतिविधियां होंगी का मतलब, ये हार्मोन्स निकलेंगे भाई, सीधी सी बात है। आप पूछेंगे कौन से हार्मोन, ये जब अध्याय आएगा, देखिए अध्याय आएगा तभी बताऊंगा, लेकिन इतना सा हिंट दे देता हूं, अगर आपने नाम सुना ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन,
एब्सिसिक अम्ल, 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कौन कौन? वापस से बोल रहा हूं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन हैं जो इस पेड़ में, मतलब ये मैं बोलूंगा जो ये होने के बाद में जो ये बच जाएगा उसके बाद में हार्मोनल गतिविधियां होंगी बहुत तेजी से हार्मोन्स निकलेंगे और वो हार्मोनल गतिविधियों के कारण, ध्यान से सुनना, उन हार्मोनल गतिविधियों के कारण अंडाशय परिवर्तित होगा। नानी ने भेजा तुम्हें। किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा जी? याद रखना, फल में। अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में। और बीजांड जो है वो कहलाएगा किस, क्या? बीज। वो भी बदल जाएगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा किसमें? बीज में। तो आपसे कोई पूछे फल कौन बनाता है, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर फल का निर्माण होता है किससे? अंडाशय से। और सर बीज का निर्माण होता है किससे? बीजांड से। कब होता है? सर जब निषेचन हो जाता है। निषेचन हो जाता है तो पुष्प के सारे भाग सूख कर झड़ जाते हैं, केवल अंडाशय बचता है जिसके अंदर होता है निषेचित बीजांड। ये होने के बाद पादप के शरीर में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ने लग जाती हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण बढ़ जाता है, जिनके कारण अंडाशय बदल जाता है किसमें? फल में। और बीजांड बदल जाता है किसमें? बीज में। बताएं, फाइनल सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। तो भैया इस प्रकार होता है फल का निर्माण, ऐसे बनता है क्या? फल। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे फल, ध्यान से सुनना, ऐसे फल, ध्यान से सुनना, ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं उनको हम बोलते हैं सत्य फल। क्या नाम देते हैं? सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। भूल मत जाना, ऐसे फल, ऐसे फ्रूट्स जिनका निर्माण किससे होता है? सिर्फ अंडाशय से, ओनली अंडाशय से, सिर्फ ओवरी से होता है, अंडाशय से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सत्य फल। अब आप बोलेंगे सर जैसे? जैसे देखो, आम है, अमरूद है, आम है, अमरूद है, याद रखना, पपीता है, भिंडी है। आप बोलेंगे सर भिंडी तो सब्जी है। अरे मेरे भाई, भिंडी में बीज होते हैं और वो बीज जिसमें होंगे वो क्या होगा? फल ही तो कहलाएगा ना। ठीक है, तो बेटा आम है, अमरूद है, पपीता है, भिंडी है और भी कई सारी चीजें। आज पूरी सब्जी मंडी खोलने वाले हैं आज हम। ठीक है, आज पूरी सब्जी मंडी खोलेंगे हम। तो मेरे ख्याल से सत्य फल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। वे फल जिनका निर्माण होता है केवल और केवल किससे? अंडाशय से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सत्य फल। ठीक है, चलें आगे। अब आगे ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर एक और प्रकार के फल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। उन फलों का नाम है अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। ठीक है, अब अनिषेक फल को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आप मेरा नाम जानते हो तो याद रख लेना बेटा जी, मेरा नाम है पार्थ, है ना? यही है ना मेरा नाम। ठीक है, इसके आगे ना मुझे पिलाओ इनो। इनो देखा है ना आपने? इनो पानी में डालते हैं जब कहीं ना कहीं गैस हो जाती है, देखा होगा। पार्थिनो, फिर आगे लगा दो कार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनो, कार्पिक फ्रूट्स, अनिषेक फल। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कौन से फल हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपसे बोला ये जो फल जो बनाना था हमें अंडाशय से बनाना था। अंडाशय फल में कब परिवर्तित होएगा? जब हार्मोन्स में चेंज आएगा, हार्मोन्स स्त्रावित होंगे। कब स्त्रावित होंगे? सर जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन होने के बाद में कहीं ना कहीं सब कुछ झड़ जाएगा, केवल अंडाशय रह जाएगा। चलो जी ठीक है। अब मैंने आपसे बोला, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें
ये होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? निषेचन ही नहीं होता। यानी जरूरत नहीं है किसकी? पराग कणों की। किसकी जरूरत नहीं है? पराग कणों की जरूरत नहीं है। बिना पराग कणों के, ध्यान से सुनना, बिना पराग कणों के अंडाशय बदल जाता है किसमें? फल में। क्या बोला? बिना निषेचन के, बिना पराग कणों के, बिना निषेचन के अंडाशय बदल जाता है किसमें? फल में। ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। याद रखना, बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा जी? फल में। अब आप मुझे आंसर देना। देखो, आपने क्या नहीं कराया यहां पर? निषेचन नहीं कराया। देखो, आपने ये नहीं कराया, यानी इन परागकणों को नहीं भेजा, जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है साहब, परागकण नहीं आए, चलो जी मान लेते हैं। परागकण अगर नहीं आएंगे तो पराग नलिका नहीं निकलेगी, पराग नलिका नहीं निकलेगी तो नर युग्मक नहीं आएगा, नर युग्मक नहीं आएगा तो मादा युग्मक के साथ संलयन नहीं होएगा, संलयन नहीं होएगा तो निषेचन नहीं होएगा, निषेचन नहीं होएगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो जरा सोचिए बीजांड रहेगा क्या? भाई बीजांड किस में बदल रहा है? बीज में। कब बदलता है? जब निषेचन होता है। जब निषेचन ही नहीं हो रहा तो सोच समझकर मुझे बताएं, क्या बीजांड बीज में बदलेगा? क्या बीज का निर्माण होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। लेकिन ये अंडाशय जो है ना, ये अंडाशय, ये किस में बदल जाएगा बेटा जी? फल में बदल जाएगा। ऐसे फल, ध्यान से सुनना, ऐसे फल क्या कहलाएंगे? अनिषेक फल कहलाएंगे, जो बीज रहित होंगे। अब जिनको नहीं समझना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सिंपल सा। बेटा जी, निषेचन के कारण ही तो बीज बनता है। आपसे ना अगर कोई भी जीवन में ये पूछे कि बीज कैसे बनता है, आप सीधा बोलेंगे सर बीज जो होता है वो निषेचन के कारण बनता है। हमने यहां पर बोला बिना निषेचन, निषेचन नहीं होगा तो सीधी सी बात है बीज नहीं बनेंगे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि भैया अंडाशय जो है वो फल में बन गया, यानी ऐसा फल क्या कहलाएगा? अनिषेक फल कहलाएगा, जिसमें बीज तो होंगे नहीं। अब आप मुझे बताएं, क्या कभी ऐसा फल खाया है आपने? सोचो, क्या आपने ऐसा फल खाया है जिसमें बीज नहीं होते हैं? सोचिए कौन सा। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल। सोचना, खाया है ना आपने? खाया है कि नहीं खाया? आप बोलेंगे खाया। निकलता है क्या? अरे निकला क्या आपके केले में से बीज? ये भी खाया होगा आपने। निकला है क्या इसमें कभी बीज आपका? निकला है क्या अंगूर में बीज? नहीं निकला होगा। केले में निकला है क्या? नहीं निकला होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे फल है मेरे भाई? अनिषेक फल है, जिनमें बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे बदल जाता है? पूछेंगे ना कैसे बदल जाता है, तो बेटा जी ये करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं क्या? हार्मोन्स। ये करने के लिए उत्तरदायी कौन थे? हार्मोन्स थे। उन हार्मोन्स ने अंडाशय को तो फल में बदल दिया, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो बीजांड किस में नहीं बदलेगा? बीज में नहीं बदलेगा। तो याद रखना, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। पार्थिनो कर्णिक या पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं इसको। सिंपल। चलें आगे, एक तीसरी कैटेगरी और बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक और बता रहा हूं बेटा, सत्य फल क्या था? बेटा सत्य फल क्या था, जरा याद करिए। ट्रू फ्रूट्स क्या थे? ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बने थे, यानी ये जो अंडाशय केवल यही फल बनाएगा और कोई नहीं। केवल यही भाग जो है वो फल बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, फल जो है ना, ध्यान से देखना, फल जो है ना, अब ये फल है, ध्यान से देखिए, ये फल है। अब इस फल में ना ध्यान से देखना, इस फल में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ नीचे से कुछ फूला हुआ भाग दिखाया है।
क्यों दिखाया? देखिए, अंडाशय तो है ही है फल का निर्माण करने के लिए, लेकिन ये जो नीचे फूला हुआ भाग जो दिख रहा है आपको, कौन कौन कौन? पुष्पासन। कौन था ये? पुष्पासन। ये भी सम्मिलित हो गया क्या बनाने के लिए? फल बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बहुत सिंपल सी चीज सोचिए। क्या थे सत्य फल? ट्रू फ्रूट्स क्या थे? वे फल जो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से बनते हैं, उनको हमने क्या बोला? सत्य फल। अब मैं आपसे बोलता हूं, वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के, किसके बच्चों? पुष्प के अन्य किसी भाग जैसे पुष्पासन, जैसे पुष्पासन लिख दिया, अन्य किसी भाग के सम्मिलित होने से होता है, उसे कूट फल। याद रखना, कौन सा फल बेटा जी? कूट फल, फॉल्स फ्रूट। ऐसे मत बोलना सर झूठा फल, नहीं, झूठा नहीं, कूट फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बताओ बच्चों, समझ में आया? फिर से रिपीट करूं, फिर से सुनना। मैंने बोला, ध्यान से सुनना, ये अंडाशय था, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगर अंडाशय बदल रहा है किसमें? फल में, तो ऐसे फलों को हमने बोला सत्य फल। लेकिन अब मैंने बोला अंडाशय के साथ साथ पुष्प का एक और भाग जो था, कौन सा? जैसे पुष्पासन, ये भी सम्मिलित हो गया, ये भी आ गया क्या बनाने के लिए भैया? फल का भाग बन गया। ये सोचिए, पुष्पासन भी बना रहा है क्या? फल बना दिया। अब अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी सम्मिलित हो गया क्या बनाने के लिए? फल बनाने के लिए। ऐसे फलों को बच्चे हमने नाम दिया है क्या? कूट फल, यानी वो फल जो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय के कारण नहीं बनते हैं, जो अंडाशय तो है ही है और साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी अंडाशय के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फल का। उसे हम बोलते हैं कूट फल। अब आप पूछेंगे सर इसका उदाहरण? आइए बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसके एग्जाम्पल। हाँ जी, एग्जाम्पल सुनिएगा। आप सब ने खाया है एप्पल, खाया नहीं खाया? आप सब ने खाई है नाशपाती, खाई है कि नहीं खाई है? बिल्कुल खाई होगी, खाई है। इसका तो आप खाते ही हैं सब्जी, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और नहीं खाते हैं तो खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ये खाइए, ये जिन्होंने खाई है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खाई है जीवन में कभी खाने को मिले तो जरूर खाइएगा। क्या? रस भरी, बहुत टेस्टी होती है, खट्टी खट्टी होती है, ठीक है? ये तो जरूर खाया होगा। इसकी तो सब्जी मेरी फेवरेट है भैया, बहुत फेवरेट है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। क्या? कटहल। ये भी खाया होगा आपने। अनानास खाया है नहीं खाया? बिल्कुल खाया। ये खाइए, ये नाम सुना है कभी? अंजीर। ठंड में ना, ठंड में जब ठंड ज्यादा लगती थी मेरे को, तो मेरे माता पिता क्या करते थे, दूध के साथ में अंजीर देते थे मेरे को, क्योंकि अंजीर जो होती है बॉडी के अंदर थोड़ा सा वार्मनेस लाती है, गर्मी लेकर आती है, ठीक है? तो अंजीर बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है। कौन सा बेटा जी? अंजीर। और एक और बता देता हूं आपको, आखिरी, आप सभी ने जरूर खाया होगा। हाँ जी, काजू खाया है? काजू फल है, अंजीर फल है, अनानास फल है, कटहल फल है, रसभरी फल है, बैंगन फल है, नाशपाती फल है, सेब फल है। लेकिन ये सारे के सारे कैसे फल हैं बच्चे? याद रखना, ये हैं हमारे कूट फल। भूल मत जाइएगा किसी भी हालत में। बताएं, क्या आपको ये फल समझ में आ गए हैं? अब जरा सोचिए, मैंने
मैंने क्या क्या बताया आपको अभी तक, जरा सोचिए। अभी तक मैंने सिंपल सी बातें बताई हैं, एक बार रिवाइज करा दूं जल्दी से, देखिएगा फटाफट। बेटा हुआ क्या, परागण आए कौन, परागकण किस पे, वर्तिकाग्र पर। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ध्यान से सुनिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूं। परागण हुआ, परागकण आए, परागकणों के अंदर कौन थे, नर युग्मक परागकण होंगे। अंकुरित क्या निकालेंगे, परागनलिका। परागनलिका किसमें पहुंचेगी, अंडाशय के अंदर। जो बीजांड है उस बीजांड के अंदर कौन होता है, भ्रूणकोश, उसके अंदर पहुंच जाती है, जहां होती है क्या, मादा युग्मक। हो जाएगा क्या, निषेचन क्या बन जाएगा, युग्मनज बदलेगा, जो किसमें, भ्रूण में। जब ये हो जाता है उसके बाद उस पुष्प के सारे भाग जो होते सूख कर झड़ जाते हैं। ठीक है, केवल क्या रह जाता है, अंडाशय, और उस अंडाशय के अंदर क्या रहता है, निषेचित बीजांड। ठीक है, अब जब ये बन जाते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स परिवर्तन लेकर आते हैं, जो अंडाशय को बदल देते हैं किसमें, फल में। ऐसे फलों को हमने बोला सत्य फल। वो फल जो सिर्फ अंडाशय से बनते हैं उनको हम बोलते हैं सत्य फल। जैसे कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं जिनके अंदर बीजांड जो होता है वो क्या बना देता है, बीज बना देता है। सिंपल। फिर मैंने आपको बताया कि भैया एक और फल होते हैं, कौन से, अनिषेक फल। सर ये कौन से फल होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के फल होते हैं जिनमें बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है, अंडाशय फल में तो बदल जाता है, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है बीज का निर्माण नहीं होगा। तो बीज रहित आपके फल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल से दो बताए हैं, केला और अंगूर। ठीक है, और एक और तीसरी कैटेगरी कौन से, वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य किसी भाग, जैसे हमने देखा कौन, पुष्पासन के सम्मिलित होने से होता है, उनको हम बोलते हैं कूट फल, फॉल्स फ्रूट, जिसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, सारे आपने याद रखने हैं। बताएं, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटा जी। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं फल के प्रकार की। आप बोलेंगे फल के प्रकार, सर अभी तो देखे, कूट फल देखा, सत्य फल देखा, अनिषेक फल देखा। हाँ ये तो है, लेकिन इसके अलावा फल के प्रकार जो हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। फल जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे फल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एकल, जिसको हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पुंज फल, जिसको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। और तीसरे होते हैं बेटा जी हमारे, याद रखना, सग्रंथित सग्रंथित फल, जिनको हम कंपोजिट फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जी ये हमारे तीन प्रकार के फल होते हैं। अब आप बोलेंगे सर तीनों में क्या अंतर है, आइएगा ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहला बिंदु तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है जायांग जो था, हमने जब पढ़ा था जायांग, मैंने बोला था या तो एकल स्त्री के सरोय का एक अंडपी, याद आ रहा है, एक अंडपी, बहुअंडपी, फिर बहुअंडपी जो थे वो आपके कैसे थे, याद करिए, युक्तांडपी या वियुक्तांडपी, भूले तो नहीं है, पक्का ना। या तो एक पुष्प में एक अंडप होएगा, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, याद आ रहा है। या क्या होंगे, बहुअंडपी होंगे। अब बहुअंडपी कई सारे अंडप होंगे, हो सकता है सारे के सारे फ्यूज हो जाएं, जुड़ जाएं, तो उनको हमने बोला था युक्तांडपी। या अलग अलग रहेंगे तो वियुक्तांडपी, याद आ रहा है ना, वो चीज याद है, भूले तो नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये जो फल जो होते हैं बेटा जी, ये फल ध्यान से सुनना, ये वो फल होते हैं जो या तो एकांडपी होते हैं, कैसे होते हैं, एकांडपी, या बहुअंडपी होते हैं। और अगर बहुअंडपी होते हैं तो हमेशा कैसे होते हैं, युक्तांडपी। हमेशा कैसे होंगे, युक्तांडपी। अब जिन्होंने लेक्चर ही नहीं लिया ये वाला, उनको नहीं समझ में आएगा। क्या बोला, ऐसे फल जिनमें या तो सिर्फ एक अंडप होएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्तिका अगर एक वर्तिका अंडाशय, ठीक है। या कैसे होंगे? बहुअंडपी होंगे, कई सारे अंडप होंगे। अब कई सारे अंडप हमेशा क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे, भूल मत जाना, फ्यूज्ड होंगे, उनके अंडाशय जुड़े रहेंगे, याद रखना, ठीक है। दूसरा, पुंज फल क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, ये हमेशा, ये एकांडपी नहीं होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं? बहुअंडपी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुअंडपी। और ये भी हमेशा कैसे होते हैं? बहुअंडपी होते हैं। ध्यान से देखना दोनों को, ये भी बहुअंडपी, ये भी बहुअंडपी, लेकिन ये कैसे होते हैं? वियुक्तांडपी। सोचिए, यहां पर एक अंडपी भी है, इन दोनों में एक अंडपी नहीं है। यहां पर बहुअंडपी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर बहुअंडपी हमेशा कैसा होएगा? युक्तांडपी। लेकिन यहां पर कैसा होएगा? वियुक्तांडपी। और भैया यहां पर भी होएगा वियुक्तांडपी। आप बोलिए सर ये तो समझ में आ गया कि यहां पर बहुअंडपी होएगा लेकिन युक्तांडपी होएगा, यहां पर बहुअंडपी वियुक्तांडपी। आपने बोला सर यहां पर भी बहुअंडपी वियुक्तांडपी, फिर सर दोनों में अंतर क्या है? फिर सर दोनों में अंतर क्या है ना? अब देखिएगा, ये जो होते हैं ना, इनमें है तो बहुत सारे अंडप, बहुत सारे वर्तिका, बहुत सारे वर्तिका, बहुत सारे अंडाशय। यहां पर भी बहुत सारे वर्तिका, बहुत सारी वर्तिका, बहुत सारे अंडाशय। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर जो फल बनाएगा वो केवल अंडाशय बनाएंगे, बहुत सारे। क्या बोला मैंने? यहां पर जो फल बनेंगे ना वो बहुत सारे अंडाशयों से बनेंगे, यानी यहां पर फल जो होगा वो सत्य होगा। लेकिन यहां पर हैं तो बहुत सारे अंडप, हैं तो बहुत सारे अंडप, हैं तो बहुत सारे अंडाशय उनके, लेकिन अंडाशयों के साथ साथ पुष्प का अन्य भाग भी सम्मिलित होएगा। यानी ये कैसे होंगे बेटा जी? आपके कूट फल होंगे। बस इतना सा सोचना ठंडे दिमाग से, तीनों फलों में क्या क्या अंतर था। फिर से सुनना, एकांडपी होंगे यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यहां पर बहुअंडपी भी है लेकिन युक्तांडपी होंगे। यहां पर बहुअंडपी है लेकिन वियुक्तांडपी है। दोनों में अंतर समझ में आया? ये भी फल सत्य हैं, ये भी फल सत्य हैं, लेकिन ये वाले हैं तो ये भी बहुअंडपी हैं, ये सारे इनके अंडप अलग अलग हैं, लेकिन उन अंडपों के साथ साथ, उन अंडाशयों के साथ साथ पुष्प का अन्य भाग भी सम्मिलित होएगा। यानी ये कैसे होंगे बेटा जी? आपके कूट फल होंगे। ये आपके कैसे होंगे? सत्य फल होंगे। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं था? कुछ उदाहरण बता दूं आपको इनके। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं किसके बेटा जी? हमारे किसके? एकल फल के, एकांडपी या बहुअंडपी, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बेटा जी। अच्छा, एक और चीज, ये जो एकल फल है बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो एकल फल है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, मैं थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज और बताऊंगा आपको। एकल फल जो होते हैं, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। आप बोलेंगे सर वही याद नहीं होंगे, ये कैसे याद करेंगे? बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, सारा याद करना पड़ेगा। तीनों में अंतर समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। अब मैं थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। एकल फल जो होते हैं, जो या तो एकांडपी होंगे या बहुअंडपी होंगे, और बहुअंडपी हमेशा कैसे होंगे? युक्तांडपी होंगे। बेटा जी ये ना दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरस फल और एक होते हैं शुष्क फल। एक होते हैं सरस फल और एक होते हैं शुष्क फल। अब आप बोलेंगे सर इनमें क्या अंतर है? आइएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं आपको एक फल बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी इमेजिन करना। दो फल बताऊंगा, चलो दो फल बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको नारियल। नारियल, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? नारियल की, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने नारियल कौन कौन सा देखा है? आप बोलेंगे कौन कौन सा देखा है? क्या एक ही प्रकार का होता है? नहीं,
तीन चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो वाला नारियल जिसमें आप स्ट्रॉ डालकर पानी पीते हैं। एक हरा सा देखा है आपने, हरा सा नारियल होता है ना, होता है ना। अब जरा सोचिए वो जो हरा सा जो नारियल था उसमें हरा जो रंग का या हरे रंग की वो जो स्तर जो है ना, कौन सी बेटा, हरे रंग वाला जो नारियल जो होता है जिसमें हरे रंग की स्तर होती है, हरे रंग की बिल्कुल बाहर से आवरण होता है, वो होती है बाह्य फल भित्ति। क्या होती है? बाह्य फल भित्ति। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वो हरे वाले नारियल को जब आप सुखा देते हैं, बहुत ज्यादा सुखा देते, कई दिनों तक पड़ा रहता है, ठीक है। फिर आपके पास जो नारियल आता है, आपने देखा होगा वो नारियल जो मंदिरों में ले जाया जाता है जिसको हम छीलते हैं, छीलते। अब जरा सोचिए वो जो छीलने वाला होता है क्या उसमें हरे रंग की स्तर होती है? नहीं। यानी कौन खत्म हो गई? बाह्य फल भित्ति, जिसको हम एपिकार्प बोलते हैं इंग्लिश में, ये खत्म हो जाती है, यानी ये सूख जाती है, ठीक है। अब जरा सोचिए वो छीलने वाला होता है नारियल जिसमें वो रेशेमय स्तर होती है, ये रेशे होते हैं, वो रेशेमय, ध्यान से सुनना, वो रेशेमय जो नारियल जो होता है जिसमें रेशे होते हैं जिनको हम छीलते हैं, वो जो स्तर जो होती है उसको हम बोलते हैं रेशेमय स्तर जो होती है जिसमें रेशे होते हैं उसको हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति। मीजोकार्प, ठीक है। अब जरा सोचिए आपने पूरा छील दिया उसके रेशे, ठीक है, छील दिया। अब आपके पास नारियल आ जाता है। अब आप क्या करते हैं? सोचो अब आप क्या करते हैं? आप लेते हैं हथौड़ी और उस हथौड़ी से तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगली जो स्तर जो होती है वो बहुत हार्ड होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना, होती है ना। आप सभी ने कभी ना कभी तो नारियल छील के, उसके रेशे छील के देखा होगा। वो जो नारियल आता है उसकी एक स्तर होती है, बहुत हार्ड होती है, हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है ना। तो वो जो भी खाया है, खाया नहीं खाया? बिल्कुल खाया, खाया ना। अब जरा सोचिए आम में सबसे पहले सबसे बाहर जो स्तर होती है पीले रंग की या थोड़ी से हरे रंग की होती है। अलग अलग प्रकार के आम आते हैं, लंगड़ा, तोता, दशहरी, कई सारे प्रकार के, अल्फांसो, है ना। तो आप मुझे बताएं वो जो आम की सबसे बाहर वाली स्तर होती है जो पीले या हरे रंग की होती है, पीले या हरे रंग की जो होती है, और भी कई सारे होते हैं, कई प्रकार के आम होते हैं। मैंने तो आजकल अभी देखा था एक ऐसा आम जो 2.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था, जिसकी सबसे बाहर वाली स्तर जो थी वो बैंगनी थी, और उसको ना उसकी रक्षा के लिए 4-5 कुत्ते रखे गए थे और कई सारे लोग उसकी रक्षा कर रहे थे कि कोई उसको चुरा ना ले, खा ना ले, है ना। तो उन आमों की जो स्तर जो थी वो बैंगनी रंग की थी। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात है, हम जो खाते हैं नॉर्मली उसमें पीले या हरे रंग की स्तर होती है, वो होती है बाह्य फल भित्ति। यहां पर लिख देता हूं सिंपल, एपिकार्प। एपिकार्प क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बाह्य फल भित्ति को हमने क्या बोला है? एपिकार्प। ठीक है भैया, चलिए अब आप मुझे बताएं, आपने वो छील ली, छीलने के बाद आप क्या करते हो? आपने बाह्य फल भित्ति हरे या पीले रंग की वो जो स्तर जो थी उसको हटा दिया। अब आप क्या करते हो? आप बोलेंगे सर अब क्या करें, हम सीधा खाएंगे। यानी गूदेदार भाग होता है, गूदेदार भाग होता है जिसको हम खाने योग्य होता है, वो होती है, याद रखना, वो होती है मीजोकार्प। मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। अब थोड़ा सा अंतर देखो, यहां पर मध्य फल भित्ति कैसी थी? छीलने वाली, रेशेमय थी, लेकिन यहां पर मध्य फल भित्ति कैसी है बेटा? खाने योग्य। अंतर समझ में आया? क्लियर है? चलिए आखिरी, अब आप मुझे बताएं, जब आपने आम का ये गूदेदार भाग जो था, जो मीजोकार्प, जब आपने खा लिया, अब क्या बच जाती है? आप बोलेंगे सर गुठली बच जाती है। कभी गुठली को तोड़कर देखा है? हाथों से टूट जाती है क्या? नहीं, कठोर होती है ना। यानी अब अगली जो स्तर है वो भी इसकी तरह, नारियल की तरह कैसी होती है? कठोर होती है।
वो स्तर जो होती है कैसी होती है, कठोर होती है, दांतों से दबाना पड़ता है तब जाकर वो टूटती है बड़ी मुश्किल से। वो कठोर स्तर कौन होती है, एंडोकार्प। ठीक है, अब मेरे भाई जरा सोच समझकर मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सी बात बताना, बहुत सिंपल सी। क्या नारियल में और आम में दोनों में अंत्य स्तर जो थी या अंत्य फल भित्ति जो थी, एंडोकार्प जो थी, दोनों में कैसी थी, कठोर थी या नहीं थी, थी या नहीं थी? आप बोलेंगे सर थी। याद रखना मेरे भाई इस चीज को, वे फल, ध्यान से सुनना, वे फल जिनमें अंत्य फल भित्ति कैसी होती है बेटा जी, पथरीली। आप बोलेंगे सर पथरीली का मतलब पत्थर की तरह कठोर होती है। उन फलों को याद रखना, नीट में बहुत फेमस प्रश्न है, याद रखना, उन फलों को बोला जाता है, याद रखना, अष्ठिल फल। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अष्ठिल फल या ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं, वे फल जिनमें अंत्य फल भित्ति जो थी, यानी ये जो एंडोकार्प जो थी कैसी होती है, कठोर होती है ना, पथरीली होती है, हार्ड होती है, बहुत ही ज्यादा पत्थर के जैसी होती है, इनको हम बोलते हैं अष्ठिल फल। भूल मत जाना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना, ड्रूप फ्रूट या अष्ठिल फल। समझ में आ गया? तो ये बेटा जी मैंने आपको यहां पर दो उदाहरण बताए थे। अब क्यों बताए थे, सीधा सा ध्यान से सुनना। ये जो एकल फल थे ये दो प्रकार के थे। अब क्या होता है दो प्रकार में, ध्यान से सुनना, वे फल जिनमें फल भित्ति, ध्यान से सुनना, फल भित्ति मतलब फल की भित्ति तीन स्तरों में विभाजित हो जाती है। कितने स्तर में विभाजित हो जाती है, तीन। कौन कौन सा, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जो इन दोनों उदाहरण में मैंने आपको बताया है। क्या यहां पर मैंने आपको तीन फल भित्ति बताई है, यानी कहीं ना कहीं जो फल की जो भित्ति है वो कितने भागों में बट जाती है, तीन भागों में। कौन कौन, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ऐसे फलों को हम बोलते हैं सरस फल और शुष्क फल। ध्यान से सुनना, वो होते हैं जिनमें, सीधी सी बात है, जिनमें फल भित्ति तीन स्तरों में विभाजित नहीं होती। अब आप बोलेंगे फिर क्या होता है, सिंपल एक भित्ति होती है, सिंपल एक भित्ति होती है बस। लेकिन यहां पर तीन भित्तियां थी इस तरीके से। बताएं, समझ में आया? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। यहां पर केवल एक ही होती है जिसको हमने क्या बोला है, फल भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं फल भित्ति को, याद रखना, पेरिकार्प। ठीक है, आया समझ में? फिर से बोलूं, पेरिकार्प क्या था, ध्यान से सुनना, फल भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्प। फल भित्ति यानी पेरिकार्प अगर विभाजित हो जाए तीन स्तरों में, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति, तो ऐसे फलों को हम बोलते हैं सरस फल। और अगर नहीं होती है तो उनको हम बोलते हैं शुष्क फल। ठीक है, अब उदाहरण जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर सबसे पहले हम शुष्क फलों की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, शुष्क फल का उदाहरण याद रखना, मटर, सेम, सरसों, कपास। चार उदाहरण, मटर, सेम, सरसों, कपास। और भी होते हैं, और भी कई उदाहरण होते हैं, अभी के लिए सिर्फ चार याद रख लेना। मटर, सेम, सरसों, कपास आपके क्या है, शुष्क फल है। आप बोलेंगे सर ये फल है, हाँ मेरे भाई ये फल है। कैसे हैं, शुष्क है। क्यों? क्योंकि अंडाशय, ध्यान से सुनना, अंडाशय से जब फल बना था
अंडाशय की भित्ति जब फल भित्ति में बदली तो फल भित्ति 3 स्तरों में विभाजित नहीं हुई, उनको हम बोलते हैं शुष्क फल। और अगर हो जाएगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा जी? आपके सरस फल। अब आप मुझे बताएं, सरस फल के 2 उदाहरण तो आपको पता ही है, नारियल, आम, अमरूद, कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे हैं। ये 3 सिंपल से याद रख लेना बस, ठीक है, सिंपल। चलें आगे। तो ये थे आपके 2 प्रकार के एकल फल और पुंज फल मैंने आपको बता ही दिया है। पुंज फल का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, क्या? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो होती है, याद रखना, स्ट्रॉबेरी वो क्या है? पुंज फल है। अब आप मुझे बताएं, सग्रंथित फल का उदाहरण आप मुझे बताएंगे, सोच समझकर आप मुझे बताएंगे सग्रंथित फल का उदाहरण। क्या मैं अनानास, क्या मैं रसभरी, क्या मैं अंजीर, क्या मैं काजू बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कूट फल, ठीक है। तो ये थे बेटा जी हमारे फलों के प्रकार, जिनको अभी भी समझ में आए जल्दी से वापस से सुनिएगा। 3 प्रकार के होते हैं फल, एक है एकल फल, एक है पुंज फल, एक है सग्रंथित फल। एकल फल या तो एक अंडपी या बहुअंडपी, और अगर बहुअंडपी है तो युक्तांडपी। ये हमेशा बहुअंडपी लेकिन युक्तांडपी, दोनों में अंतर था। दोनों आपके सत्य फल हैं, लेकिन ये है बहुअंडपी, है इनमें बहुत सारे अंडप, है बहुत सारे अंडाशय, लेकिन अंडाशयों के साथ साथ पुष्प के और भाग भी सम्मिलित हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? कूट फल। तो दोनों में ये अंतर था। क्लियर? इसका उदाहरण स्ट्रॉबेरी और इसके उदाहरण कूट फल। अब एकल फल जो थे ये भी 2 प्रकार के थे, सरस फल, शुष्क फल। वे फल जिनमें कहीं ना कहीं फल भित्ति जो होती है वो विभाजित 3 स्तरों में नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? शुष्क फल। ये रे वे फल जिनमें 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है, जो मैंने आपको बताया 2 उदाहरण के साथ, नारियल और आपका आम, ठीक है। जिसमें मैंने ये बताया कि अंदर वाली जो भित्ति होती है कौन सी? अंतः फल भित्ति, जो कैसी होती है? कठोर होती है, जिनको हम बोलते हैं अस्थिल फल। ये हमारा कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा फल। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको आज आपने पूरा का पूरा कंप्लीटली याद रखना है। मैंने एक एक चीज आपको पूरी कंप्लीट बता दी है, ठीक है। अब समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उपरोक्त में से कौन अस्थिल फल है? अस्थिल ड्रू फ्रूट है। आम, नारियल, दोनों ए और बी, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न बेटा, उपरोक्त में से कौन कूट फल है? कूट फल पूछा है। सेब, नाशपाती, कटहल या सभी के सभी? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहाँ पर, उपरोक्त में से कौन अस्थिल फल है? मैंने आपको बताया था अस्थिल फल यानी जिनकी अंतः फल भित्ति कैसी होगी? कठोर होगी। कौन कौन? 2 ही एग्जांपल बताए, आम और नारियल दोनों बताए, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये। आप बोलेंगे सर आप तो आसान क्वेश्चन देते हो। अरे भैया जो अभी पढ़ा है ना, इस वजह से अभी याद रह गया, इसलिए आपको आंसर आ रहा है। लेकिन एक काम करना, 5 महीने बाद इन्हीं प्रश्न को करना, भूल जाते हैं, इसीलिए अभी तो इजी लग रहे हैं लेकिन बाद में ये टफ लगते हैं ना। चलिए दूसरा प्रश्न था बच्चों हमारा, उपरोक्त में से कौन कूट फल है? कूट फल का मतलब जो अंडाशय के साथ साथ अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं, जैसे सेब भी है, नाशपाती भी है, कटहल भी है, यानी सभी के सभी आपके क्या हैं? कूट फल हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है सभी के आंसर करेक्ट रहे होंगे। होमवर्क मिलेगा बेटा जी नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो आएगा क्या? बीज यानी सीड। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।